Welcome guys to financial management. इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही बात है ना. एक्सेप्टेंस रूल जो था IRR ग्रेटर देन इक्वल टू कट ऑफ रेट और वैक रहेगा तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, लेस देन रहा तो रिजेक्ट द प्रपोजल. यहां तक अपन आ चुके थे. कोई दिक्कत? श्योर ना? अभी IRR एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, यहां से अपने को चालू करने का है. उसके बाद दो मेथड सीखने के अपने को. पहला डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड जो चिल्लर है, और उसके बाद MIRR मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. मॉडिफाइड है ना, या मॉडल के लिए मिलर है? So IRR and mutually exclusive projects. Please read. Projects are called mutually exclusive when the selection of one precludes the selection of other. In such a case, company owns a piece of land which can be put to use either for project S or project L. Such projects are mutually exclusive to each other. That is, selection of one project necessarily means the rejection of other. Refer to the figure given below. क्या समझा? ये नहीं तो वो. दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. आइदर और, एंड का कोई गुंजाइश नहीं है. आइदर दिस और दैट, एंड का कोई गुंजाइश नहीं है. दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एक तो ये कर सकता, नहीं तो वो कर सकता. बस कितना आसान है. मतलब दोनों को अपने को कंपेयर करने का है. जिसमें ज्यादा बेनिफिट है उसके लिए अपन जाएंगे. आया ना? पढ़ो वोटे. ये देखो ग्राफ, क्या समझता है बताओ. क्या समझा? अरे डार्लिंग क्या समझा? अरे तीन तीन लाइन के दो पैराग्राफ है. क्या समझा? तूने दो मेथड्स पढ़े? पढ़े कि नहीं पढ़े? कौन सा पढ़ा? एक एनपीवी वाला पढ़ा और दूसरा IRR वाला पढ़ा. दो प्रोजेक्ट दिए LNS. एल में एनपीवी बेटर है, एस में एनपीवी कम है. लेकिन IRR के बारे में सोचा जाए तो एस इज बेटर देन एल. तो तुम्हारा डिसीजन उसके ऊपर से क्या होगा?
चेंज होगा कि नहीं? अगर सिर्फ तुमने आईआरआर पकड़ा तो तुम प्रेजेंट वैल्यू के बारे में नहीं सोच रहे। मतलब मेरे को ज्यादा किस में मिलने वाला है, ये सिर्फ एक मेथड से पता चलेगा क्या तुमको? अगर आईआरआर के बारे में सोचते हैं तो कौन सा बेटर है? एस इज बेटर। हाँ या ना? क्योंकि एस में तुम्हारा आईआरआर दिख रहा है 14, एल में दिख रहा है 12, लेकिन एल में एनपीवी 400 है, एस में एनपीवी 300 है। सो बेटर कौन सा है? हाँ, तो हर एक मेथड का व्यू अलग आ रहा है। समझ रहे हो? वही दो पैराग्राफ, एज लॉन्ग एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कंसिडर ग्रेटर देन द क्रॉस और रेट ऑफ 7%, एनपीवी एस इज लार्जर देन एनपीवीएल। क्या बेटा? एनपीवी एस इज लार्जर देन एनपीवीएल, बट आईआरआर एस एक्स इज आईआरआर एल। मतलब मेरे को नहीं समझा, और ये तो उल्टा बोल रहा हूं। हाँ, श्योर। Hence, the cutoff rate of the cost of capital is greater than 7%. Both methods shall lead to selection of project S. S में रिकवरी कम करना है, L में रिकवरी ज्यादा चाहिए। चीज समझो। तो S जल्दी रिकवर हो रहा है, और सेकेंडली S का आईआरआर भी क्या है? ज्यादा है। Hence, cut off rate or the cost of capital is greater than 7%. Both the method shall lead the selection of project S. अभी नीचे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। However, if the cost of capital is less than 7%, the NPV method ranks project L higher, but IRR method indicates that the project S is better. अगर 7% से नीचे रहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो नीचे, as can be seen above, mutually exclusive projects can create problems with IRR technique, as IRR is expressed in percentage and does not take into account the scale of investment और क्वांटम ऑफ मनी अर्न, जो अपन ने ऊपर देखा था। आईआरआर का सबसे बड़ा लॉस क्या है? वो रेशो के हिसाब से चलता है, परसेंटेज के हिसाब से चलता है। आईआरआर अपने को क्या नहीं दे रहा है? क्वांटम ऑफ मनी अर्न या क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाँ या ना? इसका मतलब क्या? अपन सिर्फ आईआरआर से डिसीजन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। अपन ने टेक्निक देखा ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में निकालते टाइम इट्स डिफिकल्ट। उनसे इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये नहीं तो ये, तो अपने को बाकी की चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे दिया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या? However, if the cost of capital is less than 7%, the NPV method ranks project L at higher rate, but the IRR method indicates that the project S is better. अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहा तो पक्का एग्जाम्पल ले लेते, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। Let us consider the another example of two mutually exclusive projects A and B with the following detail. Project A क्या बेटा? प्रोजेक्ट ए 1 लाख, ईयर 1 1.5 लाख, प्रोजेक्ट बी 5 लाख, ईयर 1 का रेवेन्यू कितना है? 6,25,000। इसका आईआरआर कितना है बेटा? 50%। इसका आईआरआर कितना है बेटा? 25%। एनपीवी एट 10%, कुछ नहीं, 1/1.1 इंटू 1.5 लाख।
कितना है? -1 लाख चले गया, सही बात है। अभी दूसरा 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 6,25,000 -5 lakhs, सही बात है। अब नीचे पढ़ो, प्रोजेक्ट ए earns return of 50%, which is more than the project B earns. What project B earns? However, the NPV of project B is more than project A. Acceptance of project A means rejection of project B. Since the two projects are mutually exclusive, acceptance of project A also implies that the total investment will be 4 lakh less. Had the project B been accepted, 4 lakh being the difference between the initial investment of the two projects. सही बात है ना? Assuming that the funds are freely available at 10%, the total capital expenditure of the company should ideally equal to क्या बेटा? Sum total of all outflow provided they earn more than 10% return along with the chosen mutually exclusive project. सही बात है. Selection of project A implies the rejection of opportunity to earn additional amount of 33,820 for shareholder, thus reduction in shareholders wealth. तो अपने को ये सारा मामला पूरी तरीके से समझ के ही डिसीजन लेना पड़ेगा. समझा क्या? ये इसका मानना है. चलो आगे. In the above example, the larger project had lower IRR but maximizes the shareholder worth. देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. In the above example, the larger project had lower IRR but maximized the shareholders wealth. It is not safe to assume that a choice can be made between mutually exclusive project using IRR in cases where the larger project also happens to have the higher IRR. Consider the following two projects A and B with the relevant cash flow. आ जाओ एनबी में. पहले में 9 लाख लग रहा, दूसरे में 8 लाख लग रहा. 7 लाख, 6 लाख, 4 लाख 50,000, 60 to 500, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख. क्या बेटा? क्या निकाला है? सीधा 46% से उठा है. आरआर पहले का प्रोजेक्ट का आरआर कितना दिया है? 46 और दूसरे का कितना दिया है? 35. क्यों? प्रेजेंट वैल्यू जीरो किया ना अपन ने. तो प्रोजेक्ट का ए का आईआरआर कितना है? 46%. बी का कितना है? 35%. However, in case of relevant discounting factor taken as 5%, NPV of the two projects shows a different view. पहले प्रोजेक्ट में एनपीवी कितना आ रहा? 5% से लिया तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नहीं समझा? अरे पहला प्रोजेक्ट तेरे को 46% से रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है आईआरआर में, और दूसरा 35% से. कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? पक्का? हाँ. 5% अपन ने डिस्काउंट रेट लिया और एनपीवी निकाला, तो ए का एनपीवी है 6,97,000 और बी का एनपीवी है 8,15,000. इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव project B should be one to be selected even though its IRR is lower than project A. This decision shall need to be taken in spite of that project A has larger investment coupled with higher IRR as compared to with project B. This type of anomalous situation arises due to reinvestment assumption implicit in two evaluation methods of NPV and IRR. क्या समझा?
क्या समझा रहे? इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है 1 लाख रुपए से। इसलिए अपन ने भी सिलेक्ट किया। क्यों? री इन्वेस्टमेंट। बट आईआरआर तो उसका ज्यादा था ना, एक है। तो यही सिचुएशन डिफरेंस आ सकता है। इतना ही तुमको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज दिया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। जो तुमको तुम्हारे आंख कान खुले रखने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा और फिर जजमेंट लेना पड़ेगा। टेंशन की बात नहीं है। जैसे जैसे आगे जाएंगे तुम्हारा व्यू और ब्रॉड होता जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे नीचे दिया है द री इन्वेस्टमेंट असम्पशन, जो तुमने ऊपर बेस को पकड़ा है। तुमको मालूम नहीं री इन्वेस्टमेंट असम्पशन, तुमने पूछना चाहिए था वो है क्या, नीचे दिया है, पढ़ो। Net present value technique assumes that all cash flow can be reinvested at a discount rate used for calculating the NPV. This is logical assumption since the use of NPV technique implies that all projects which provide higher return than discounting factor are accepted. In contrast, IRR technique assumes that all cash flows are reinvested at project's IRR. This assumption means that the project with heavy cash flow in early years will be favored by the IRR method vis-a-vis a project which have larger cash flows in latter years. This implicit reinvestment assumption means that projects like A with a cash flow concentrated at in the earlier year of life will be preferred by method relative to project such as B. क्या समझा? उल्टा बोल रहा है। वापस पढ़। वापस एक बार पढ़। तेरा अंडरस्टैंडिंग का एंगल गलत जा रहा। वापस एक बार पढ़, 4 ही लाइन पढ़ना है। सिंपल क्या बोल रहा है, वापस चालू करता। एनपीवी टेक्निक एज्यूम्स क्या बेटा, दैट ऑल कैश फ्लोज कैन बी री इन्वेस्टेड at a discount rate which used for calculating the NPV. Second line, this is logical assumption since the use of the NPV technique implies that all projects which provide higher return than discounting factors are accepted, जो अपन ने आज तक किया। अगले पैराग्राफ में, in contrast, IRR technique assumes that all cash flows are reinvested at project's IRR. वो तो हायर है, वो तो हायर है। This assumption means the project with heavy cash flow in early years will be favored by IRR method naturally, and the projects which have larger cash flows in the latter year, मतलब जो latter year में ज्यादा अपने को रिटर्न्स दे रहे उसको अपन प्रेफर नहीं करेंगे आईआरआर में। आईआरआर में जो अपने को पहले हायर रिटर्न दे रहे उसको प्रेफर करेंगे। हाँ या ना? पक्का? लेकिन
This implicit investment assumption means that the project like A, where cash flow concentrated in earlier year of life, will be preferred by the method relative to project such as B. ये सेकंड पैरा है, लेकिन पहला पैरा क्या बोल रहा है? तो बी को प्रेफर करेगा. ऊपर का तेरा कंक्लूजन वही था ना, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट के assumption पे ही implicit in the two that this type of anomalous situation arises due to reinvestment assumption implicit in the two evaluation methods of NPV and IRR. NPV में क्या है? जो तेरा ऊपर जा रहा है, मतलब तेरा जो भी कैश फ्लो आ रहा है वो अपन इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और वो 5% से ऊपर का अपने को रिटर्न दे रहा है, ये सोच के अपन क्या करते हैं, जो हायर एनपीवी वाला है प्रोजेक्ट वो उठा लेते हैं. आईआरआर वाला क्या बोलता है, जो इनिशियली ज्यादा दे रहा है वो बेटर है लैटर से. हाँ या ना? क्योंकि उसके भी ऊपर भी अपने को हायर आईआरआर मिलने वाला है, इसलिए अपन आईआरआर में प्रोजेक्ट ए को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, और एनपीवी से प्रोजेक्ट बी को. समझा? खत्म. आगे मल्टीपल रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. पढ़. क्या हो रहा है? ऑब्वियसली एक सिंपल लॉजिक क्या है, अगर मेरे प्रोजेक्ट को वापस कैश फ्लो आउटफ्लो आगे चल के, आज तो कर रहा हूं, आगे चल के वापस होने वाला है, तो ऐसा टाइम पे मेरे दो आईआरआर रहेंगे. मल्टीपल आईआरआर है, और वो अगर क्या बेटा, वो अगर कॉस्ट से कम रहा तो इट विल बी मिसलीडिंग. हाँ या ना? तो वी विल नॉट प्रेफर इट, ऐसा उसका मानना है, बस खत्म. इसलिए उसने ग्राफ दिया है, डिस्काउंटिंग रेट दिया है IRR 1 और IRR 2. नीचे अगर जा रहा हूँ तो मिसलीडिंग रहेगा. हाँ या ना? बस खत्म, उतना ही दिया है, दूसरा कुछ दिया नहीं है. द फॉलोइंग ग्राफ डिस्काउंट रेट वर्सेस एनपीवी may be used as an illustration. In such a situation, if the cost of capital is less than 2 IRR, a decision can be made very easily. क्योंकि नहीं जाएंगे अपन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर कॉस्ट इज लेस देन 2 IRR, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन 2 IRR, अपन इजी है डिसीजन, अपन इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों IRR क्या है, बड़े कॉस्ट ऑफ कैपिटल से. However, otherwise, the IRR decision rule may turn out to be misleading, as the project should only be invested if the cost of capital is between IRR 1 and IRR 2. क्यों? इससे और उसके बीच में रहा तो एक तो नीचे है, एक तो नीचे है, तो
To understand the concept of multiple IRR, it is necessary to understand the implicit reinvestment assumption in both NPV and IRR techniques. यहाँ पे IRR खत्म हो रहा है. यहाँ पे अभी तुमको मिलेंगे advantages of IRR and limitations of IRR. पढ़ते हैं. Time value of money use कर रहे हैं पक्का. All the cash flows in the project are considered. IRR is easier to use as instance of understanding desirability can be determined by comparing it with the cost of capital. सीधा खुला चीज है. IRR technique helps in achieving the object of maximization of shareholders' wealth. Confirm. Now limitation. क्या बेटा? The calculation process is tedious if there is more than one cash outflow interspread between the cash inflows. There can be multiple IRR, the interpretation of which is difficult. अगर ये दोनों IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर रहे तो कोई टेंशन नहीं है. अगर नहीं रहे तो फिर इट्स मिसलीडिंग. The IRR approach creates a peculiar situation if we compare two projects with different inflow or outflow pattern. Natural है. Exclusive अपन ने देखा ना. It is assumed that under this method all future cash inflow of a proposal are reinvested at a rate equal to IRR. Naturally, reinvestment principle. It ignores the firm's ability to reinvest in the portfolio of different rates. क्योंकि अपन एक्सपेक्ट करते हैं वही IRR से अपन उसको इन्वेस्ट करेंगे. If mutually exclusive projects are considered as investment option which have considerably different cash outlays, a project with larger fund commitment but lower IRR contribute more in terms of absolute NPV and increases the shareholder wealth. In such situation, decision based only on IRR criteria may not be correct. क्यों? शेयर की वेल्थ नहीं बढ़ रही ना. अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ. जहां पे एनपीवी ज्यादा वहां पे शेयर होल्डर की वेल्थ ज्यादा रहेगी. हाँ या ना? खत्म. नाउ डिस्काउंटिंग पे बैक देखने की भी जरूरत नहीं, सीधा एग्जांपल करो. हार्ड बहुत चिल्लर है. सेम कैश फ्लो है बे. सेम कैश फ्लो है. 15% से 30,000 का इनिशियल आउटले आया ना. with annual cash inflow of 6,000 would have a payback period of 5 years. ये सिंपल में आ गया. यस. अभी डिस्काउंटिंग करके देखते हैं. चलो क्यूमुलेटिव निकाला है. देखो पहला प्रेजेंट वैल्यू 5,220, दूसरा 4,536, ऐड किया तो हुआ 9,756. अरे दिया है ना, क्यों कर रहे? ये चिल्ला इतना क्यों टेंशन ले रहे? तीसरे में 3,998 ऐड हो गए, आ गया 13,704. 3,432 ऐड हो गए 17,000. ऐसे करते करते अपन 10 साल में नहीं लो रहे. तो सिंपल पे बैक पीरियड अगर कितने साल का है? 5 साल का, और 15% का डिस्काउंटिंग रेट है, तो तुमको 10 साल लग रहे डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड में टू रिकवर द इनिशियल कैश आउटफ्लो. समझा क्या? आसान है ना. चिल्लर चीज है. डिस्काउंटिंग निकालने का, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और उसका टोटल मारने का क्यूमुलेटिव. यही 7 साल में होता था तो अच्छा है, 6 साल में होता था तो अच्छा है, 8 साल में होता तो अच्छा है. ये सीधा किधर जा रहा लेके 10 साल तक. लेकिन सिंपल में और डिस्काउंटेड में फर्क समझा? वैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था. हो गया. अभी MIRR, इट्स नॉट मल्टीपल रेट ऑफ रिटर्न. आराम करो. इट्स मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न. हाँ, मल्टीपल रेट ऑफ रिटर्न दूसरी जगह पे अगर आउटफ्लो हो रहा होगा तो. अगले मल्टीपल IRR कहां पे आता है? अगर फ्यूचर में 2 बार
3 बार आउटफ्लो हो रहा होगा तो, और अपना एक्सपेक्टेशन रहता कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से वो हर एक आईआरआर ऊपर रहे। समझा क्या? This is altogether different, and this is the last technique to be learned for capital budgeting, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सीखने का, चलो खत्म करते। पढ़ो आराम आराम से पढ़ो। वापस एक बार पढ़ो। क्या फर्क है आईआरआर में और इसमें? हाँ तो किधर आया तेरे को? अभी तक तो प्रॉब्लम में सिंगल आईआरआर आया ना तेरा। फिर वो कंसेप्ट था, प्रॉब्लम आया क्या तेरे पास? इसमें और उसमें डिफरेंस क्या बता बेसिक। इसको टर्मिनल वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वैल्यू मेथड। मैं समझा के बोल रहा हूं, अच्छे से समझो। आज मेंशन अर्लियर देयर आर लिमिटेशन, सेवरल लिमिटेशन इन आईआरआर टेक्निक। अपन ने देखा एक तो मल्टीपल आईआरआर भी आता, ऊपर से लफड़ा हो जाता अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम रहा उसमें से एक आधा। तो यहाँ पे ये हर एक चीज क्लियर की गई है। इट eliminates multiple IRR rates, comma it addresses the reinvestment rate issues जो अपन कर रहे थे इनिशियल में आईआरआर के हिसाब से, and produces result which are consistent with the net present value method, which are inconsistent with एनपीवी मेथड। समझा क्या? मतलब एनपीवी मेथड के हिसाब से ही ये रेट मैच करेंगे। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल वैल्यू मेथड। अभी पैरा बहुत इंपॉर्टेंट, अंडर दिस मेथड क्या होता है? ऑल कैश फ्लोज apart from initial investment are brought to the terminal value using an appropriate discount rate, usually a cost of capital. This result in a single stream of cash inflow in the terminal year. The MIRR, मतलब modified internal rate of return, is obtained by assuming a single outflow in the 0th year, जो अपन पहले ही कर रहे हैं, and the terminal cash inflow as mentioned above, मतलब terminal cash inflow और 0th year का cash outflow. The discount rate which equates the present value of the terminal cash inflow
to the 0th year outflow is called as MIRR. वही टेक्निक जो ऊपर है वही यहाँ है, दूसरा कुछ है नहीं. प्रॉब्लम में पूरा विजन क्लियर हो जाएगा. नीचे प्रॉब्लम दिया है, वही क्राइटेरिया है MIRR का. अगर ऊपर रहा तो एक्सेप्ट करेंगे, नीचे रहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो रिजेक्ट करेंगे. इन्वेस्टमेंट 1,36,000 yields the following cash inflow: profit before depreciation but after tax. यही चाहिए अपने को, बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स. नहीं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन बिफोर डेप्रिसिएशन, कुछ भी नाम दो एक ही आएगा. डिटरमाइन MIRR कंसिडरिंग 8% एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. 30, 40, 60, 20, 10 कितना है बेटा? 180. हाँ या ना? अभी नीचे आओ. 0 ईयर में कैश आउटफ्लो कितना है? 136. The MIRR is calculated on the basis of investing the inflows at the cost of capital. The table below shows the value of the inflows if they determine immediately invested at 8%. कैल्सी है डार्लिंग? अरे कैल्सी है क्या? ले 1.08 into 1.08 इक्वल टू कर 4 साल. पहले करेंगे तभी तेरा स्क्वायर हो जाएगा. हाँ आएगा, ऐसा नहीं गाने का. री इन्वेस्टमेंट को टैकल करने का है ना तुमको. आया ना? उसके बाद जो दूसरा बार है 40,000, 3 बार करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये आखिर में आता है, ऐसा कंसिडर करते हैं अपन. तो उसके इन्वेस्टमेंट पे 3 बार रिटर्न आएंगे, तो तू 2 बार क्लिक करेगा सिर्फ. तूने पहली बार किया, फिर एक बार, फिर एक बार, ऐसा पहले साल में किया क्योंकि 4 लेना था तेरे को. पहले बार करने के बाद स्क्वायर, दूसरे बार करने के बाद क्यूब, तीसरी बार करने के बाद फोर्थ. ऐसा है क्या? देख अभी 2 ही बार करना पड़ेगा. 1.08 इक्वल टू आया क्या? 1.25 आया क्या? खत्म. वापस करो 60 को एक ही बार, एक ही बार इक्वल टू. क्यों? स्क्वायर से चालू हो रहा. उल्टा जाते टाइम अपने को उतनी बार करना पड़ता है. डिवाइड है ना वो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से सीधा स्क्वायर आ जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि एक रखा ऊपर ब्रैकेट में रेस्ट टू एन, एक मतलब सिर्फ 1.08, तो अभी आएगा 1.08. इस पे 1 साल का रिटर्न आ रहा है. समझा क्या? और लास्ट में कोई रिटर्न नहीं, एक रहेगा. मारा टोटल री इन्वेस्टमेंट 2,13,000. अरे मारा क्या? ये नीचे जो दिया है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिख के दिया है. अरे समझा मेरी माँ? समझा क्या? अब 0th ईयर में तेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 136. तो तेरे को मालूम है 1,36,000 डिवाइडेड बाय 2,13,000 आया ना? इतना उल्टा जाने से बेहतर है टोटल रिटर्न निकाल ऊपर कर कैलसी पे. 2,13,587 डिवाइडेड बाय 1,36,000 कितना आ रहा है? टेबल है तुम्हारे पास? टेबल है क्या? जाना उसमें. पांच साल के रो में देख, 5 साल का इसमें कॉलम में. अरे 5 साल का जो कॉलम है 5 इयर्स, उसमें देख 8% को
कितना आ रहा है और 9 को कितना आ रहा है। अरे 0.57 देख, 0.57। इक्वल चाहिए अपने को। यहाँ पे तो 9% दिया है, ऐसा कैसे फिर। 5 वर्ष। यहाँ पे तो 1.5705 है। बस अभी जो तूने वर्ड यूज किया ना, अपने को उसका मोस्ट क्लोज वाला निकालना है। तो बेटा क्लोज कौन है उसका। 5 साल के कॉलम में देख। कहाँ पे देखना तेरे को। 5 साल के कॉलम में। नीचे ऊपर कहीं भी देख, 6 टके से देख, 12 टके तक देख। वन तेरे को कैंसिल ही करने का है। वन तेरे को कैंसिल ही करने का, हाँ या ना। लगभग। नहीं। 10 से देख तो कितना आ रहा। 5.3। ओके, मतलब वो करीब आ रहा। वापस एक बार आंसर चेक करो टोटल। उल्टा मेथड भी है उसका, उस हिसाब से भी चेक करो। 1,36,000 डिवाइडेड बाय 2,13,587, 12.6367। अब ये तुम प्रेजेंट वैल्यू टेबल में जाके देखोगे, 5 साल के रो में। आया ना। वो भी 9% से आ रहा। कोई तकलीफ। यहाँ पे दिया अल्टरनेटली वी कैन कंप्यूट MIRR as follow. Total return is equal to ऊपर डिवाइडेड बाय दिस 1.57। सो MIRR इज क्या बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 1.5705 माइनस 1 इज इक्वल टू 9%। ये भी उसी तरीके से आएगा, ऐसा उनका बोलना है। लेकिन अपने को ऊपर वाली मेथड आसान है, 0.6367 वाली। वो डिस्काउंटिंग में कहाँ जा रहा है देखो, वो डिस्काउंटिंग में 5 साल के, इसमें 9% से आ रहा है। सीधा तेरा MIRR है 9%, खत्म। आसान है कि नहीं है। सिर्फ वहां पे डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। चलो आगे। कंपैरिजन ऑफ एनपीवी एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सिमिलरिटी देखो, दोनों एनपीवी यूज करते हैं। अरे आया ना, पक्का। विच इज कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। Both techniques consider all cash flows over expected useful life of the investment. Different conclusion in the following scenario. Scenario 1, scale और size disparity। उसके बाद सिनारियो 2 दिया होगा, कहाँ पे है बे? हाँ नीचे 11वां इलिस्ट्रेशन। चलो पहले 10वां ले लेते। पढ़ो।
being IRR a relative measure and NPV absolute measure. In case of disparity in scale or size, both may give contradictory rankings. This can be understood with the help of the following illustration. Illustration 10, please read. Suppose there are two projects A and B are under consideration. The cash flows associated with these projects are as follow. 1 लाख 3 लाख, ठीक है, 50 1 40 60 1 90 40 1 लाख. Assuming the cost of capital 10%, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है. एनपी और आईआरआर दोनों से अपने को एक ही चीज करना है, सिर्फ आईआरआर में अपने को पूरी की पूरी एनपीवी की टोटल मारनी है और एनपीवी में इनफ्लो से आउटफ्लो माइनस करना है. बट टेबल तो एक ही बनेगा, आया ना. चलो 1 लाख 3 लाख 50 1 40 60 1 90 40 1 लाख 10% से निकालो कॉमन. पहला 1, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इट्स 909 इक्वल टू किया तो 0.826 इक्वल टू किया टू 0.751. कोई तकलीफ यहां तक? मल्टीप्लाई करो. क्या बेटा? DCF दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए, DCF ऑफ प्रोजेक्ट बी. 1 लाख 3 लाख 50,000 इंटू 0.909 45. 140 को किया तो 127. कोई दिक्कत? यहाँ पे मल्टीप्लायर लेने का डिस्काउंटिंग फैक्टर, मतलब 2 बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है. लो कैलसी 0.909 इंटू 50,000 इक्वल टू और 140 इक्वल टू. आसान होता है कैलकुलेशन, ठीक है. उसके बाद सेम स्टोरी आगे आगे. एनपीवी निकाला तूने कितना? 25,050 और 59,300. आईआरआर के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं, कैलसी है, ले कैलसी पे 45,450 प्लस 49,560 प्लस 30,040. वन लाख 1 लाख क्या आया ना. अभी आईआरआर कैसे निकालोगे? प्लस माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एनपीवी 0 आना चाहिए कि नहीं चाहिए? आईआरआर क्या रहता? बस खत्म, वो रेट जहां पे एनपीवी 0 है. हाँ या ना? पक्का ना? हाँ तो निकालो. अभी दोनों प्लस है, हाँ या ना? तो सीधा 20% से निकाल के देखा, साला वो भी प्लस है. तो अभी 30% से निकाल के देखने का, 25 से निकाल के देखा, क्यों करीब आ गया ना. और वो सम टोटल मारने का पीआई में था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. एक के ऊपर रहा तो एक्सेप्ट, एक के नीचे रहा तो रिजेक्ट, ये था वो. मैं कुछ भी बोलूंगा तुम सुनोगे. आईआरआर में तेरे को एनपीवी क्या करना है? 0. अभी 20% से एनपीवी पॉजिटिव है और 25% से एनपीवी निगेटिव है. टोटल मार 6,450 प्लस 1120 कितना? 7,570. कितना है बेटा ये? 5%. 1120 से जाएगा 6,650, जो भी जेल कर, 5 डिवाइडेड बाय 7,570 मल्टीप्लाइड बाय 6450 4 मतलब 24.26%. आया क्या? दूसरा निकालने का. दूसरा कितना डार्लिंग? 6,380.
प्लस 15,200, 21,580, इतना 5% आया ना। चलो करो, 5/21,580 इंटू 6,380, 1.478, हाँ मतलब 1.48, देखो आया गया 21.48, ये आ गया IRR। कितनी बार IRR निकाला तुमने? कैपिटल में तुम्हारा वो कैपिटल स्ट्रक्चर उसमें भी IRR निकाला, यहाँ पे भी निकाला, फिर भी कंफ्यूज हो रहे। चलने का आगे, ओवरऑल पोजीशन देख, एनपीवी एट द रेट 10%, ए में आ रहा है 25,000, बी में आ रहा है 59, लेकिन IRR ए में आ रहा है 24.26, बी में आ रहा है 21.48। सो thus there is a contradiction in ranking by the two methods, तुमको दोनों दिखाना पड़ेगा। तू लिख सकता है एनपीयू से जाओगे तो प्रोजेक्ट बी इज गुड, IRR से जाएगा तो प्रोजेक्ट ए इज गुड, बस तुमको यही तो एनालिसिस करना है कैपिटल बजटिंग में, हाँ या ना। Scenario 2, time disparity in cash flows. It might be possible that overall cash flow may be more or less same in the projects, but there may be disparity in their flows. That is, larger part of cash inflows may be occurred in the beginning or at the end of the project. In such a situation, there may be difference in ranking the project as per two methods. This can be understood with the help of the following illustration. MRR तो पकड़ेगा तो बाद में एक्सप्लेन, अभी कंफ्यूज नहीं करता। Illustration 11. Read. Suppose APC Limited is considering two projects X and Y for investment. The cash flows associated with these projects are as follows. 0, 1, 2, 3. Project X, Project Y, 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, यहाँ पे उल्टा है, 50,000, 1 लाख, 3 लाख। Assuming cost of capital 10%, निकालो। पहला एनपीवी पॉजिटिव है 51,000 और 53,000, 10% से, अभी 20% से निकालते। अरे आराम को रहा है ना, 20% से साला पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव चले गया, मतलब दूसरे के लिए रुकना पड़ेगा, पर पहले के लिए आगे जाना पड़ेगा। वाह ग्रेट। सो पहले के लिए जाएंगे 25% से, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, और दूसरे के लिए 15% से भी निकाला है। क्यों? बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था ना, तो जितना करीब लाएंगे उतना एक्यूरेसी बढ़ेगी, तुमको तो मालूम है, जितना कम उतनी एक्यूरेसी ज्यादा, इसलिए अगर टेबल बना ही रहे थे तो 10%, 20% के बीच का 15% वाला दूसरे का बना दे, क्योंकि वो पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि 20 से वो आया निगेटिव, 10 से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो 15 से थोड़ा कम पॉजिटिव आएगा, ये सुनो। तो पहला निकाला 25 से, वो आया 400 माइनस में, और दूसरा आया 16,500 प्लस में, तो पहले का निकाल लेते हैं। यस, पहले का कितना, ये 400, और यहाँ पे कितना है 14,950, 14,950 प्लस 400, कितना है डार्लिंग? तेरी जात का, सॉरी 14 है, 14 की जो 15, सॉरी 15,350, कितना 5% में, 5/15,350 इंटू 14,950, 4.86 आया क्या देख, 87 लिया है। ओके, कोई दिक्कत? अभी दूसरे का पकड़ते, 16,500,
प्लस माइनस कितना है ये 15,250, 31,750, सही बात है, 5% में। 5 डिवाइडेड बाय 31,750 इंटू 16,500, 2.598 है, मतलब 60, मतलब 15 प्लस 2 60, 1760 आएगा। आएगा? समझा क्या? खत्म। ओवरऑल पोजीशन डाल दो। एनपीवी ए में 51,950 10% से, बी में 53,350। आईआरआर पहले में सीधा 24.87, दूसरे में 17.60। Thus, there is contradiction in ranking by two methods. टाइम के हिसाब से चेंज हुआ। पहले इसमें कैश फ्लो अर्ली था, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। दूसरे में कैश फ्लो उतना ही था, लेकिन बाद में था, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा बेटा? कम होगा। तो आईआरआर उसकी वजह से चेंज हुआ। सिनेरियो 3, डिस्पेरिटी इन लाइफ ऑफ प्रपोजल। देख, अनइक्वल लाइव 5 साल चलेगा, एक 10 साल चलेगा। पहले टाइम डिफरेंस था रेवेन्यू में, अभी लाइफ डिफरेंस है। देखो क्वेश्चन पे चलते ना सीधा, चल। पहला देख, कैश फ्लो 1 ही साल, दूसरे में 3 साल। निकाल फिर, वैसे ही टेबल बनाने का, पहले 12% से निकालने का, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। डार्लिंग समझा? 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू आएगा 0.893, इक्वल टू 0.797, इक्वल टू 0.712। आया क्या? एनपीवी आया बेटा? ये तो बहुत ऊपर है। 12% को अपन कहां पे लेके जाते हैं? सीधा 50% पे, क्योंकि उसने किया है, इसलिए बोला मैंने, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो सीधा माइनस में लेके गया वो। ये सुनो, फिर भी पहला प्रोजेक्ट में प्लस है, दूसरा प्रोजेक्ट चले गया माइनस में। यस। अभी अभी क्या क्या बोला? अरे 12% और 50% में बहुत फर्क है, तो अपन 12% को बढ़ाएंगे, दूसरा मतलब कम पॉजिटिव लाएंगे एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, और पहला वाला 50% से ऊपर लेके जाएंगे। आया ना? नहीं, वो नहीं किया अपन ने। क्यों? 250 जो आया वो बहुत करीब है जीरो के, एक भी नहीं पे, पॉइंट में जाएगा। हाँ, तो वो ही एक्यूरेसी लेवल पे आ चुका है, तो अपन ने एज्यूम किया पहला आईआरआर 50%, सिर्फ दूसरा निकाला, 15% से कैलकुलेट किया, एनपीवी आया उसका 2,85,000। कुछ नहीं, इतना थोड़ी ना करीब किया है, ये भी ज्यादा ही है। 2,85,800 प्लस 70,600, कितना? 3,56,400। कोई दिक्कत? कितना परसेंट का डिफरेंस है? 15 और 50, 35% का। 35 डिवाइडेड बाय 3,56,400 इंटू 2,85,800, 28.066, मतलब 07। सो 28.07 प्लस 15%, 43.07। ओके, खत्म।
लिखो ओवरऑल परफॉर्मेंस। यहाँ पे IRR 50%, यहाँ पे IRR 43.07% और NPV 169 336। यहाँ पे भी देर इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन इन रैंकिंग बाय टू मेथड, क्योंकि अपन बी को सिलेक्ट करते थे और IRR से ए को। खत्म हो गया, सब टेक्निक खत्म हो गए। अभी अपन जाएंगे प्रॉब्लम्स पे। किधर जाएंगे? ये समरी है, पढ़ लोगे? स्पेशल केसेस करके दिया अभी। कैपिटल बजटिंग अंडर कैपिटल राशनिंग, पढ़ो, कंसेप्ट अच्छी है। देन प्रोजेक्ट विद अनइक्वल लाइव्स। ये दो इशू ले लेंगे मैं, कितने? दो। चलो एक तो खत्म करते। कैपिटल रेशनिंग ले लेते, उसके बाद का बाद में ले लेते। मतलब तुम्हारे को टेक्निक रिवाइज करने को मैं टाइम दे रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं। चलेगा ना? नहीं चलेगा क्या? तो पढ़ना फिर। As discussed earlier, if the project has positive NPV, it should be accepted with an objective of maximization of wealth of shareholder. However, there may be a situation due to resource constraint, that is rationing. The firm may have to select some projects among the various projects. All have positive NPV. Broadly, two scenarios may influence the method of evaluation to be adopted. Projects are independent of each other and divisible in nature. In such a situation, NPV rule should be modified and accordingly project should be ranked on the basis of NPV per rupee of capital method. जो ज्यादा परवड़ेगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। देन प्रोजेक्ट आर नॉट डिविजिबल, मतलब एक साथ रहेंगे तो गच्चा में। In such a situation, project shall be ranked on the basis of absolute NPV and should be mixed up to the point available resources are exhausted. रिसोर्सेस लिमिटेड है, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे तो अपन पर रुपये ऑफ कैपिटल निकाल सकते। नहीं समझा? मेरे पास 10 लाख रुपया है, मेरे पास 5 प्रोजेक्ट्स है, सब अलग अलग है, तो मेरी औकात जितनी है उतने ही कैप इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन कैसे करूंगा? मैं चाहता हूं कि मैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। अरे चाहता हूं कि नहीं हूं, लेकिन उसमें कैपिटल का बेस नहीं पकड़ा था, उसमें सिर्फ एनपीवी को बेस पकड़ा था। अभी तेरे एनपीवी छोड़, पर यूनिट ऑफ कैपिटल एनपीवी किसका हायर है? जो प्रोजेक्ट का पर यूनिट एनपीवी हायर, मतलब वो मेरे को ज्यादा रिटर्न देगा नेचुरली। मेरे पास रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। अगर मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है तो मैं सोचूंगा ना कि भाई जहां पे डालूंगा ज्यादा से ज्यादा निकालना चाहिए। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव नहीं रहे तो कॉमन पॉइंट तक खींचना पड़ेगा, वहां से अपन देख सकते हैं। यही तो बोला है, समझा क्या? Projects are not divisible. देख, in situation, projects shall be ranked on the basis of absolute NPV and should be mixed up to the point available resources are exhausted. मतलब सब खत्म होने तक अपने को उसको लेके चलना पड़ेगा। क्यों? उसको सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट कर सकते हैं तो देख ऊपर दिया है, in such a situation NPV rule should be modified and the accordingly project should be ranked on the basis of NPV aggregate नहीं, NPV per
रुपी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बस कैसे बोला, खत्म। Illustration 13. Shiva Limited is planning its capital investment program for the next year. It has 5 projects. देखा उसके हाथ में कितने प्रोजेक्ट है? 5. All of which give positive NPV. मतलब उन्होंने बोला है कि NPV दे ही रहे वो. At company's cut-off rate of 15%. The investment outflow and the present values being सामने सामने दिया है 50,000, 15,400, 40, 18,700. तेरे को नहीं लगता 40,000 इन्वेस्टमेंट 18,700 का एनपीवी है? ये हायर रहेगा। 25 में 10 है, ये 50 से ज्यादा हायर रहेगा क्योंकि ये 20 में जा रहा है। 30 का 11 है, देखते ये कम आ रहा होगा। 35 का 19, ये भी ज्यादा है। द कंपनी इज लिमिटेड टू अ कैपिटल स्पेंडिंग ऑफ 1,20,000, मतलब अपन मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 1,20,000। मतलब सारे प्रोजेक्ट तो अपन चला नहीं सकते, हाँ या ना? तो यू आर रिक्वायर्ड टू इलस्ट्रेट द रिटर्न्स फ्रॉम द पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट्स विद इन द कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट। द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, and are divisible, that is part of the project is also possible। देखने का डार्लिंग, चला आ जा। इन्वेस्टमेंट 50, 40, 25, 30, 35 डिवाइड करना पड़ेगा ना? अरे हाँ या ना? ना एनपीवी एट 15%, 1000 में था 15,400, अरे हाँ या ना? 18,700, 10,100, 11,200, 19,300। अभी उसको क्या करेंगे? पर रूपी इन्वेस्टेड। उसने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया रहता। पर रूपी निकाला है तो रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 100 रुपये इन्वेस्टेड निकाला क्या और 1 रुपी इन्वेस्टेड निकाला क्या, एक ही तो आएगा, रैंकिंग तो सेम आएगा। यस, लेकिन पॉइंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसकी वजह से। 100 रुपये इन्वेस्टमेंट निकाला तो 31, 47, 40, 37, 55, तो तू सबसे पहले 55 में डालेगा, फिर 47 में डालेगा, फिर 40 में डालेगा, फिर 37 में डालेगा और फिर 31 में डालेगा। ये कैसे आया सर? कुछ नहीं, ले 15.4 डिवाइडेड बाय 50 आएगा 0.31। 18.7 डिवाइडेड बाय 40, 10.1 डिवाइडेड बाय 25, समझा? तो रैंकिंग आ गया। अभी पहले मैं इन्वेस्ट करने के लिए मेरा कैपिटल है 35,000 का, लिख देता हूं मैं, टेंशन मत लेना, लिख देता हूं। कितना है बेटा? दूसरे में इन्वेस्ट करने के लिए 40, तीसरे के लिए 25, कितने खत्म हो गए रे? 1,00,000 खत्म हो गए, ठीक है। चौथे में इन्वेस्ट करने के लिए 30, मेरे पास है ही नहीं, क्या 25 ही है ना? 1,00,000 ही हुआ ना? 25 प्लस 35, मेरे पास कितने है हाथ में? 1,20, तो अभी मैं 20 ही इन्वेस्ट कर पाऊंगा ना, हाँ या ना? तो ये पूरे प्रोजेक्ट इन्वेस्ट हो जाएंगे। अरे साले 1, 2, 3 पूरे होंगे क्योंकि मेरा असेट एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। अभी भी मेरे पास कितने बचे? 20। तो 20 ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट थी 330, वहां पे एक ब्रैकेट में दिया था, मैं पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में भी कर सकता हूं, तो यहाँ पे मैं करूंगा 2/3। तो 30 का पूरा इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास 20 ही है, तो मैं पूरा के पूरा कर दूंगा 2/3, हाँ या ना? खत्म। देखो नीचे दिया है क्या, एनपीवी कितना आएगा? 19, 18, 10, 7.5। ये 7.5 क्यों आया? क्यों? 11,200 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2,
आया, मतलब टोटल 55,600, 1,20,000 डाल के मेरे को मिल रहे। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? ये प्रोजेक्ट डिविजिबल था इसलिए कर पाए। नीचे एक ऑप्शन दिया है, इफ द प्रोजेक्ट आर नॉट डिविजिबल देन अदर कॉम्बिनेशन कैन बी एग्जामिन्ड। अपने को ज्यादा परवड़ेगा क्या वो देखना पड़ेगा, हाँ या ना? सही बात है कि नहीं है? सबसे पहले ई में तो करूंगा ही, बी में भी करूंगा, हाँ या ना? सी में करूंगा तो कितने आएंगे और डी में करूंगा तो कितने आएंगे देखूंगा मैं। डी तक इन्वेस्ट कर सकता हूं मैं। क्यों? सी में लग रहे 25, डी में लग रहे कितने? 30। ए में नहीं कर सकता। क्यों? वो ज्यादा जा रहा है, मेरे पास एक बीसी है। अरे नहीं ना, मेरे पास एक बीसी है ना, 50 कहां से इन्वेस्ट करूंगा, है नहीं मेरे पास। मेरे पास 45 हाथ में है ऊपर, क्योंकि मेरे 75 लग चुके हैं। पहले इसमें लगे 35, दूसरे इसमें लगे 40, 75 लग चुके, मेरे हाथ में सिर्फ 45 है। तो ए में इन्वेस्ट कर नहीं सकता। सी में करूंगा तो मेरे को आएंगे 10,100 रुपए, और डी में करूंगा तो आएंगे 11,200। देख मेरे को दिख रहा है, ए में करूंगा तो 15,400 आने वाले, लेकिन 45 के जगह में 50 की इन्वेस्टमेंट कहां से करूंगा, है ही नहीं। तो मेरे पास ऑप्शन है दो, एक सी और एक डी। सी में मेरे को आएंगे 10,100 रुपये, डी में आएंगे 11,200। तो मैं डी में इन्वेस्ट करूंगा, देखो दिया है यहाँ पे नीचे, ई प्लस बी प्लस सी, ई प्लस बी प्लस डी। समझा गया? सी में करके मेरी आइडल इन्वेस्टमेंट पढ़ने से बेहतर है, चल कम रेट तो कम रेट, पर डी में करके शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर लूंगा, क्रॉस रिटर्न तो बढ़ेंगे। समझा गया? अगर पार्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं तो मेरे को रिटर्न आएंगे 55,600, पहले ऑप्शन से यहाँ पे दिया है 55,600। और अगर पार्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूं तो ये दो में तो करना ही पड़ेगा, ई और पी में, यस और नो? ये सी और डी में से मैं चूज करूंगा डी, क्योंकि उससे ग्रॉस रिटर्न एनपीवी ज्यादा आ रहा है 49.2। कोई दिक्कत? उसका कमेंट दे दो, खत्म। प्रोजेक्ट्स विथ अनइक्वल लाइव्स, क्या बेटा? रिटेनिंग एन ओल्ड असेट और रिप्लेस इट विद द न्यू वन। दो मेथड दिए, एक रिप्लेसमेंट चेन मेथड और दूसरा इक्विवेलेंट एनुअलाइज क्राइटेरिया। दोनों सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। सो 14वां प्रॉब्लम अपन अगले लेक्चर में लेंगे, फिर 15वां, फिर 16वां, फिर चलते जाएगा, कारवा ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसे ही कारवा चलते रहेगा, हाँ है ना? कहां तक प्रॉब्लम हुआ अपने? 13 तक ना? 14 वाला क्वेश्चन कर लूंगा। कोई दिक्कत? चलो बाय, थैंक यू, सी यू।